हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो सिंपली हमने रियल नंबर के बारे में तो पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर जिसको हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स और ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये ऑपरेशंस करते हैं। किस चीज का ऑपरेशंस करते हैं? नंबर्स का। मान लो दो नंबर है आपके पास और आपने ये प्लस लगा दिया, तो ये दोनों के अलावा एक तीसरा नया नंबर बन के आ गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने, बिल्कुल नंबर को चेंज ही कर दिया। तो ये ऑपरेशन कर रहा है इन दोनों का, इसका और इसका, और ये नया नंबर बना दे रहा है, इसीलिए इसको ऑपरेटर्स कहते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड परसेंटेज वगैरह, ठीक है। तो कांस्टेंट और ऑपरेटर से मिलकर अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो वो अर्थमेटिक में आएगा। अर्थमेटिक क्या है? मैथ की वो स्टडी है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आते हैं और ऑपरेटर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ोगे 2 + 2, 2 × 2, तो इसका मतलब टेबल्स जो पढ़ के आए हो आप अभी, जो प्लस, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो पढ़ के आए हो वो अर्थमेटिक होता है। अब जब अर्थमेटिक में वेरिएबल्स आने लगते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो जब वेरिएबल्स आ जाते हैं अर्थमेटिक में, यानी अब सिर्फ आपके पास कांस्टेंट नहीं है और ऑपरेटर नहीं है, इन दोनों के अलावा अब वेरिएबल के साथ में आप चीजों को पढ़ने लगे, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं अलजेब्रा। ये मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम कांस्टेंट, ऑपरेटर और वेरिएबल के साथ में स्टडी करते हैं। वेरिएबल्स का दूसरा नाम अनडिटरमिनेंट होता है। मेनली हम किसी भी इक्वेशंस में वेरिएबल का तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती है, और मैथ पे खेली हुई है, ठीक है, सारा वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने का। तो सिंपली क्या है? कुछ नहीं है, रियल नंबर्स और ऑपरेटर के साथ में अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो अर्थमेटिक होती है, और अर्थमेटिक में अगर हमने वेरिएबल्स को जोड़ दिया गया, हम वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसको अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रा कुछ भी हो सकता है, इसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे साथ में, ठीक है। तो अलजेब्रा का एक सबसेट होता है, छोटा सा पार्ट होता है पॉलिनोमियल्स। सारे अलजेब्रा की चीजें पॉलिनोमियल्स में नहीं आती हैं, कुछ पार्ट होता है जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं? देखो, अलजेब्रा क्या है? पढ़ाई करना उस चीज के बारे में जिसमें वेरिएबल्स, ऑपरेटर और कांस्टेंट आएंगे। और एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मैं कुछ भी लिख दूं जो अलजेब्रा के अंदर आता होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये रूल फॉलो करेंगे वो पॉलिनोमियल बन जाएंगे। ये रूल है क्या? ये रूल ये है कि सिंपली कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर जो हो, उसके एक्सपोनेंट जो हो, वो नॉन निगेटिव हो, यानी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिखा, यहाँ पे -2 कर दिया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स में नहीं जाएगा, इसको हम अलग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स में क्यों नहीं जाएगा? पॉलिनोमियल्स का रूल है कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। फॉर से एग्जाम्पल ये समझो, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, क्योंकि अलजेब्रा क्या होता है? कांस्टेंट, ऑपरेटर्स और वेरिएबल के साथ में जो हम पढ़ाई करते हैं उसको अलजेब्रा कहते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, एक्सप्रेशन मतलब किसी भी चीज को लिख देना, तो हमने अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस लिख दी हैं, सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके वेरिएबल्स की पावर नॉन जीरो होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब सारी पॉजिटिव्स होनी चाहिए, यहाँ तो पॉजिटिव है, एक केस तो पास हो गया। दूसरा, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होल नंबर होना चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, डेसिमल या पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इसकी पावर 0 है और इसकी पावर 1 है, तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखोगे तो x √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई, या फिर डेसिमल में लिख दोगे 0.5 फिर भी, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि x रेज़ टू द पावर -2 है, x रेज़ टू द पावर -3 है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट तो है, तो आपको लगता होगा ठीक है ऊपर अंडर रूट था तो वो पॉलिनोमियल नहीं था, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, ध्यान से सुनो, सिर्फ वेरिएबल्स की पावर के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 1। यहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब अंडर रूट जो है वो तो एक कांस्टेंट के ऊपर लगा हुआ है, इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट भी कहते हैं x का। तो कोएफिशिएंट के साथ कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसमें वो पावर हो, पावर नहीं हो, पावर फ्रैक्शंस में हो, पावर डेसिमल्स में हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि वेरिएबल्स की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है, और इंटीजर होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है। ऐसे इसमें देखोगे तो x रेज़ टू द पावर 1.5 है, तो ये वेरिएबल है
और इसकी पावर जो है 1.5 है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो सिंपली क्या है, हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में सिर्फ कांस्टेंट और ऑपरेटर पढ़ते हैं। अर्थमेटिक के साथ अगर वेरिएबल्स पढ़ने लगेंगे हम तो वो अलजेब्रा हो जाएगा। अलजेब्रे से अलजेब्रिक इक्वेशंस बनती हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा का पार्ट जो होता है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। सिर्फ वही क्वालिफाई करता है जिसमें वेरिएबल्स की या फिर इनडिटरमिनेंट्स की पावर जो होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए वेरिएबल की पावर, और दूसरी बात इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तब जाके वो पॉलिनोमियल्स बनेगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable or indeterminate exponent is non-negative integers value simply। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स ये हो गया। फर्दर बढ़ते हैं हम आगे। ओके, तो हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ लिया। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात डेसिमल की वैल्यू नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव नंबर है या फिर कोई पॉइंट वाला नंबर है तब वो पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगी। पॉलिनोमियल्स होने के लिए सारे वेरिएबल्स की पावर जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी एक से ज्यादा टर्म्स, सिंपली। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हमें अभी ये तीन पढ़ना है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो हमारे 10th क्लास में बहुत काम में आएंगे। सिंपली पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक्स में वेरिएबल्स यूज होते हैं। अब वेरिएबल एक भी यूज हो सकता है, दो भी यूज हो सकते हैं, तो हम इसीलिए पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे पढ़ेंगे और उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। अब पॉलिनोमियल्स की एक डिग्री होती है, उसको हम लास्ट में देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है और उसके बेसिस पे अलग अलग नाम होते हैं, वो क्या होते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं। तो सिंपली पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म। तब उससे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज टर्म। ठीक है, मैथमेटिक्स में टर्म्स क्या होती है, सिंपली कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस आ जाने से एक नई टर्म बन जाती है। जैसे अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं 3x प्लस वाई माइनस के z मल्टीप्लाई z इस तरीके से लिखा है, या फिर डिवाइडेड बाई y। इसमें बहुत सारे वेरिएबल यूज हुए हैं। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है और पॉइंट वाली या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल्स में ये प्लस आ जाने से ये एक टर्म बनी, ये माइनस आ जाने से एक टर्म और बन गई। अब क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड कितने भी बार आए टर्म्स डिवाइड नहीं होंगी, तो प्लस माइनस आ जाने से एक्सप्रेशंस जो हो जाती है छोटे छोटे टर्म्स में बढ़ जाती है, तो इनको कहते हैं टर्म्स। ठीक है, टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए वेरिएबल्स की। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो वो पॉलिनोमियल्स जिनके अंदर एक टर्म्स होगी उसको मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे 3x है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है तो टर्म अलग नहीं होगी, और ये एक टर्म है इसीलिए इसको मोनोमियल्स कहेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अलग अलग नाम दे दिए गए कि भाई एक टर्म्स है तो मोनोमियल हो गई, दो टर्म है तो बायोनोमियल्स हो गई, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल्स हो गई। इसमें तीन टर्म्स है क्योंकि दो बार प्लस आया है, और उससे ज्यादा टर्म्स होंगी तो सिंपली तुम कह देना कि पॉलिनोमियल्स विद 4 टर्म, पॉलिनोमियल्स विद 10 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स विद 100 टर्म्स। इस तरीके से तुम पॉलिनोमियल्स को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो और उनके नाम डाल सकते हो। इसका कोई ऐसा सच यूज केस नहीं है हमारे केसेस में, इतना नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पूरे बुक में यूज होने वाले हैं। ये कोई एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे बुक में जहां भी अलजेब्रिक इक्वेशंस आएंगी वहां पे ये दोनों चीजें यूज होंगी। तो सिंपली पहले हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ लेते हैं। अब फॉर से वेरिएबल्स यूज ही क्यों होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने कहा कि तुम्हारे पास 5 रुपए थे, चलो 5 रुपए थे, ठीक है, और मेरे पास पता नहीं कितने रुपए थे, हो सकता है कितने रुपए हो, मान लो मैंने अपने पैसों को x मान लिया। यानी जब भी किसी चीज का हमें मालूम नहीं होता है तब हम उसको कह देते हैं वेरिएबल यूज कर लो वहां पे मैथमेटिक्स में। तो अब क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है मान लो हम दोनों ने पैसे प्लस कर दिए, जो आपके पैसे थे 5 रुपए और जो मेरे पैसे थे जो मुझे नहीं पता मैंने कितने किए थे। ठीक है, अभी तक हम इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि भाई तुम्हारे पैसे 5 रुपए, मेरे पैसे कुछ नहीं। आगे क्या पूछ सकते हो, क्या ही पूछोगे कि मेरे पैसे कितने थे, क्या पता कितने भी हो सकते हैं, कुछ तुमने इक्वेशन नहीं बनाई है ना। तो इसीलिए किसी भी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए उसको इक्वेशंस में बनाओ, यानी इक्वल टू का निशान आना जरूरी है। अब वो कहते हैं मान लो
तुम्हारे पास और जो मेरे पास पैसे थे वो दोनों मिला के 15 रुपए हो रहे हैं। तो ये एक इक्वेशंस बन गई, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटर्स भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो कह दोगे तुम x इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि x क्या है, मेरे पैसे जो मुझे नहीं पता है, जो तुम्हें नहीं पता है वो एक तरफ रोक लो, बाकी सारी चीजें इक्वल टू के उधर ले जाओ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब इक्वल टू के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इधर उधर तो क्या होता है, पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 और जब 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी x क्या माना था मैंने, अपने पैसे। तो मेरे पास 10 रुपए रहे होंगे, 10 रुपए रहे होंगे, इसलिए ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए मैथमेटिक्स में। अब नंबर ऑफ वेरिएबल किसी इक्वेशन में क्या मायने रखते हैं। मान लो अभी यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज किए हैं, ये एक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितने वेरिएबल यूज किए हमने पॉलिनोमियल्स में, हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है, वो भी है x। तो अगर हम पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल यूज करेंगे तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या बताती हैं, कुछ नहीं, सिंपली के टर्म्स बताती हैं कि पॉलिनोमियल्स कितना बड़ा है। पॉलिनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल बताते हैं कि मुझे मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए आंसर निकालने के लिए। क्या मतलब, इसमें एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन इनफ है तुम्हारा आंसर निकालने के लिए। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं, तुम्हारे कितने पैसे नहीं पता, मेरे कितने पैसे हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, दोनों के सेम पैसे हैं, तो हमने 2 बार x यूज कर लिया और 100 रुपए हमने इकट्ठे किए दोनों लोगों ने। तो आपको वैसे पता है 50-50 रुपए हो जाएगा। तो वैसे सॉल्व करोगे तो ये 2x इज इक्वल्स टू 100 हो गया, x इज इक्वल्स टू 100, मल्टीप्लाई से उधर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होके तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 50 हो गया। यानी x की वैल्यू 50 है और x क्या माना था, तुम्हारी वैल्यू भी x थी, मेरी वाली वैल्यू भी x थी, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 50-50 आ गई। तो ये सॉल्व तब हो रही है जब इसके अंदर एक वेरिएबल है। मतलब आप कहोगे तो 2 वेरिएबल है, नहीं, वही वेरिएबल दोबारा से यूज हुआ है। अगर वही वेरिएबल कितने बार भी यूज हो जाए, 100 बार यूज हो जाए, हम मानेंगे कि पूरी की पूरी इक्वेशन में या पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या बताते हैं पॉलिनोमियल्स में, कि हमें मिनिमम कितनी इक्वेशंस चाहिए आंसर निकालने के लिए। एक एग्जांपल समझो, अब मैं 2 वेरिएबल यूज कर लेता हूं। क्या मतलब, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, दोनों के पैसों से कोई भी रिलेशनशिप हमें नहीं पता है। अब ये बताओ, दोनों के पैसे मिलके 10 रुपए हो गए, तो तुम्हारे पैसे कितने हैं, मेरे पैसे कितने हैं। क्या अब इसका आंसर बता सकते हो, क्या हो सकता है, नहीं। क्यों हो सकता है मेरे पास 1 रुपया हो, आपके पास 9 रुपए हो, तो 10 रुपए बन गए हो सकता है दोनों ने 5-5 रुपए दिए हो सकता है एक ने 2, एक ने 8, एक ने 3 दिए हो, एक ने 7 दिए हो, इस तरीके से। या हो सकता है इसने 1000 रुपए दिए हों और इसने 9,990 रुपए लेके भाग गया हो, तब 10 रुपए हो गए हो, यानी माइनस के हो इसके नंबर। तो इस तरीके से इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं कि x को अगर 1 मान रहे हो तो y 9 हो गया, x को 2 मान रहे हो तो y 8 हो गया, दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमें चाहिए एक सॉल्यूशन, x का एक सॉल्यूशन और y का एक सॉल्यूशन, भाई कितने कितने रुपए हैं। तो क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल यूज हो गए x और y, तो मिनिमम कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए तुम्हें इसे सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी इसी प्रॉब्लम की ही इक्वेशन होनी चाहिए। अब वो कहते, मान लो जो मेरे पास पैसे हैं और जो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पैसे दुगने कर दो तो मेरे बराबर हैं, यानी तुम्हारे पास जो है मुझसे आधे पैसे हैं, इसका मीनिंग ये हो गया। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है तो सॉल्व हो जाएगी। ये इस चैप्टर का डोमेन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का है, जिसमें तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे और एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। मैं तब पढ़ा दूंगा जब वाला चैप्टर आएगा सिंपली। तो पॉलिनोमियल्स में टर्म्स इतना कुछ नहीं बताती है, सिर्फ ये बताती है कितना बड़ा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ वेरिएबल क्या बताते हैं कि तुम्हें कितने मिनिमम इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मतलब जिसके अंदर इक्वल टू का निशान आ जाए और वो पॉलिनोमियल हो, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए तुम्हें सॉल्व करने के लिए। एक वेरिएबल तो कितनी इक्वेशन चाहिए, एक। 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्या करते हो तुम कि 2 वेरिएबल हैं, इसको अगर जुगाड़ करके कुछ भी करके तुम एक वेरिएबल वाला बना लो तो तुम एक इक्वेशन में सॉल्व कर लोगे। वो सब पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, अब आई बात तीसरी कि आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होती है। सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिग्री क्या है, तो अगर आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी 9th होगी। तो आप ये तो नहीं बोलोगे मेरी डिग्री है NC LKG UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से नहीं बोलोगे ना आप, क्योंकि डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट चीज जो आपके पास है, हाईएस्ट पोजीशन जो आपके पास है। अगर किसी ने PhD कर ली है
आप उससे पूछोगे डिग्री क्या है तो बोलेगा मैंने 12 कर रखा है, मैंने B.Tech कर रखा है, M.Tech कर रखा है, PhD कर रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा ना, वो सिंपली बोलेगा मैं PhD डिग्री होल्डर हूं। ठीक है, तो डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट चीज को सिर्फ बताना है, बाकी नीचे वाली चीजों को तुम्हें भूल जाना है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर होना चाहिए, मान लो ऐसे करके है। ठीक है, तो अब इसमें दो हैं, वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है लेकिन दो पावर यूज हुई है, एक बार 2 यूज हुई है, एक बार 3 यूज हुई है। तो डिग्री क्या होती है? सिंपली पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट हैं, जितने भी एक्सपोनेंट हैं जो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर हैं, और किसी के ऊपर एक्सपोनेंट हो से मतलब नहीं है हमें, सिर्फ जो वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है उनमें से हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है, हाईएस्ट पावर जो है वही होती है उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। सिंपली तुमसे अगर कोई पूछेगा कि भाई आपकी डिग्री क्या है, तो नॉर्मली आप 9th क्लास का होगे क्योंकि अभी आपने 10th पास नहीं किया है, आप सिर्फ 9th बोल रहे हो, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, उससे पुरानी वाली कोई क्लास नहीं बोल रहे हो। इस पूरी पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज योर डिग्री, तो वो सिर्फ बोलेगा 3, हाईएस्ट डिग्री बताएगा। भाई सबसे हर कोई अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट बताता है, तो ये पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी। दूसरी बात, अगर मैं ये लिखूं 10x की पावर -2 प्लस 10x की पावर -3, अब इससे पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी पॉलिनोमियल, तुम्हारी डिग्री क्या है। सिंपली पहली बात तो ये कि आपको लगता होगा कि चलो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है, क्योंकि नंबर लाइन में ऐसा ही तो होता है कि 0 1 2 इधर माइनस का 1 है, माइनस का 2 इस साइड में जाते हुए बड़े नंबर होते हैं, तो -2 से बड़ा -1 होता है, यानी कि जो बड़ा है एक्चुअल में नेगेटिव नंबर वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। तो सिंपली x की पावर क्या है? -3, x की पावर क्या है? -2, तो -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? आपको लगता होगा -3 नहीं, लेकिन -2 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो आप कह दोगे इसकी पावर जो है, इस पॉलिनोमियल की पावर जो है वो -2 है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। आप ये कहोगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो ठीक है, आपकी जो डिग्री बताई है आपने वो बिल्कुल ठीक है, -2 है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। पर आप ये पूछो कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो एक्चुअल में ये कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन नेगेटिव पावर की वजह से ये पॉलिनोमियल्स नहीं बन पाया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पहली बात तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? कुछ नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वालिफाई किया ही नहीं। अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे पॉलिनोमियल्स के तरीके से तो वैसे ही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इतना सिंपल सी बात है। अच्छा, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रूल ये होता है कि कोई भी टर्म जो हो वो किसी वेरिएबल से डिवाइड ना हो। ये एक टर्म है अगर पॉलिनोमियल में, तो ये x से डिवाइड हो रही है, ये था रूल मेनली, कि कोई भी टर्म्स जो है वो वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब तुम थोड़ा इसको ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो सिंपली ये पाओगे कि जब x की पावर 1 है, और 9th क्लास के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब हम नंबर को ऊपर ले जाते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो पावर को सिर्फ नेगेटिव कर दो, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर -1 हो गया। इसलिए क्योंकि माइनस की पावर बताता है कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया इस पूरे टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, ये मीनिंग है इसका, 1/100 10x की पावर 2 इस तरीके से ले जाओ। इसीलिए वो माइनस की पावर जो है वो पॉलिनोमियल्स के लिए क्वालिफाई नहीं करती है। दूसरी बात ये है, मान लो ऐसे करके दिया हुआ 2 की पावर 5x प्लस 6x की पावर 3, तब इसकी डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? x की पावर पॉजिटिव, x की पावर पॉजिटिव, दोनों वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और पूरा होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो हो गई। इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री आपको लगता होगा 5 होगी। नहीं, 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी है। इस वेरिएबल की पावर है 1 और इस वेरिएबल की पावर है 3, तो 1 बड़ा है या 3? जाहिर बात है 3 बड़ा है, तो ये वाली जो होगी पावर इस पूरे पॉलिनोमियल की, एक्सपोनेंट जो है इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होती है पूरे पॉलिनोमियल में। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये ही तो जड़ है। बस इस चैप्टर को पूरा का पूरा समझना है तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री इसको समझ लो, पूरा खेल है ही उस पे। तो पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स पे इतना कुछ नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे, आप 10th क्लास के बाद जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना मत देखो। पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ वेरिएबल पे पता लग गया कि जितने वेरिएबल हैं उतनी मिनिमम इक्वेशन चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम काम नहीं चल सकता उससे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री। पर ये बताती क्या है, क्या मीनिंग है इसका? तो सिंपली डिग्री के बेसिस पे हमने 3 नाम सुने होंगे। ठीक है, तो सिंपली डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के नाम पढ़ने लगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं।
ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और अगर 1 है तो लीनियर कहेंगे। एक्चुअल में लीनियर नाम यहां से नहीं पड़ा है, ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तब पता लगेगा हमें कि इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा है। तो 2 है तो क्वाड्रिक कहेंगे, 3 है तो क्यूबिक कहेंगे। क्यों? क्यूबिक क्वाड्रिक का मीनिंग वैसे स्क्वायर होता है, ठीक है, लैटिन वर्ड है शायद क्वाड्रिक, आई थिंक, देख लेना। तो मेनली ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नाम पड़े, तो वो तो हमने यहाँ पे भी नाम डाले थे, ठीक है। और यहां से भी कह सकते हैं 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, हाँ, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो सिंपली ऐसे सुनो कि पॉलिनोमियल्स को छोड़ ही दो, वो तो इतना काम में नहीं आने वाला, कि तुम कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, क्वाड्रिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, क्वाड्रिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन, इस तरीके से। लेकिन हमारे 10th क्लास तक डोमेन में जो है वो सिर्फ लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल है और क्वाड्रिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल तक है, ये 2 वेरिएबल तक नहीं गया है। सिंपली तुम लीनियर इक्वेशन की 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल सब पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल तक इसने सॉल्व कराया है। दो चैप्टर उसके नाम पे हैं, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। यही हमारे जितने भी मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं 10th क्लास में, वो सब इसी पे बेसिस हैं, पॉलिनोमियल्स वाले, ठीक है। 2-3 चैप्टर हैं। ओके, तो हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इनमें कांस्टेंट भी है, इनमें ऑपरेटर्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं, इसीलिए ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो निगेटिव नहीं है अगर, और डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है, इन तीनों केसेस में कोई सा भी केसेस नहीं है, तब वो पॉलिनोमियल्स बन जाता है। तो ये जितने के जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं सारे के सारे वेरिएबल्स में कोई भी नेगेटिव पावर वाला नहीं है, कोई भी डेसिमल पावर वाला नहीं है और कोई भी फ्रैक्शन पावर वाला नहीं है, इसलिए सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हो गए। तो एक एक करके पॉलिनोमियल्स अगर हम देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर जो रेज हुई है वो 1 हुई है, ऐसा ही इसमें, ऐसा इसमें है, तो इन तीनों में जो है वो 1 डिग्री है। नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल्स देखेंगे अगर, तो इसमें जो डिग्री है वो 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। और इस वाले केस में देखेंगे तो ये चारों के चारों 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे अलग अलग नाम दे दिए गए, ठीक है, बल्कि इनके नाम पे तो पूरे पूरे चैप्टर बन गए हैं। तो लीनियर उनको कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ऐसे ही जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को टर्म के बेसिस पे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं, और पॉलिनोमियल्स को वेरिएबल के बेसिस पे इसलिए पढ़ा था कि जितने वेरिएबल हैं उतने मिनिमम इक्वेशन है चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं, 2 वाले को क्वाड्रिक, 3 वाले को क्यूबिक कहते हैं। अब एक चीज नोटिस करोगे, जितने भी लीनियर वाले पॉलिनोमियल्स हैं इनमें ये कांस्टेंट टर्म चल रही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म डिसाइड नहीं करेगी कि वो लीनियर है या नहीं है। अगर वो है तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा में है, अगर नहीं भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक टर्म ऐसी है जो चल ही रही है तीनों में, वो कौन सी है? वेरिएबल की पावर जिसमें 1 रेज हुई है, वेरिएबल की पावर जिसमें 1 रेज हुई है, वेरिएबल की पावर जिसमें 1 रेज हुई है। क्या मतलब, अगर मैं इस वाले को छुपा दूं 4x को, क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगी? अब नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ये तो कांस्टेंट बन गया। या इस वाले केसेस में अगर मैं इस वाले को छुपा दूं तो क्या ये अब क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगी? नहीं, अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसका मतलब एक टर्म ऐसी है जो उसको हम छुपा नहीं सकते या फिर गायब नहीं कर सकते, वो ही बता रही है कि वो लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रिक है या फिर क्यूबिक है। लेकिन ये दूसरी टर्म्स जो हैं उनका इतना रोल नहीं है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखोगे तो क्या होगा कि अगर कोई वेरिएबल यूज किया है आपने, अगर x यूज किया है तो x मान लो, तो x के साथ में कोई नंबर हो सकता है, इसका कोएफिशिएंट हो सकता है, और साथ में हो सकता है कोई दूसरी टर्म हो जिसमें सिर्फ नंबर हो, कांस्टेंट और कुछ ना हो। तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक टर्म ऐसी होगी जिसकी पावर 1 रेस होगी प्लस एक कांस्टेंट वाली होगी। आप कहोगे कि ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, ये ठीक है, इसकी शक्ल जो है इससे तो नहीं मैच कर रही है। पहली बात, ये सारे के सारे सेम वेरिएबल हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस होके कितने हो जाएंगे?
ये प्लस होके आई थिंक 15x हो जाएंगे। तो ये अब शक्ल बन गई इसकी। कैसे बन गई, इसमें तो वो दूसरी वाली टर्म है ही नहीं, तो हाँ हो सकता है प्लस 0 किया हो इस तरीके से। अभी बता रहा हूं कि इसीलिए तो कहा था मैंने कि ये वाली टर्म होना या ना होना इतना फर्क नहीं डालेगी, मतलब ये वाली टर्म होनी ही होनी चाहिए, पहली वाली टर्म जो है जिसकी पावर 1 रेस हुई है। यानी कि लीनियर इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है जिसमें ये वाली टर्म हम गायब नहीं कर सकते। अब इसको मैथ में कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ऐसे कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने a 0 कर दिया, यहाँ देखो अगर मैंने 4 की जगह पे यहाँ 0 लिख दिया तो x की मल्टीप्लाई 0 से करके ये 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, फिर ये लीनियर बचेगा नहीं। तो a 0 नहीं हो सकता और b 0 हो सकता है यहाँ। तो a और b जो है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, ठीक है, सिंपली कैसे से, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी ये तो वेरिएबल है। ऐसे ही आप क्वाड्रिक का अगर जर्नल फॉर्मूला देखोगे या फिर एक जर्नल फॉर्म देखोगे या स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि इसमें देखो ये वाली टर्म अगर हटा दें तो भी ये क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी, उसमें फर्दर ये वाली टर्म और हटा दें तब भी वो क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी। मतलब ना तो ये बता रही है कि ये टर्म क्वाड्रिक है, ना ये बता रही है कि क्वाड्रिक है, बल्कि ये वाली टर्म बता रही है। इस टर्म में कॉमन क्या है, इस टर्म में कॉमन ये है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर रेस 2 की गई है। यानी कि एक वेरिएबल, अच्छा मैं यहाँ x लिख रहा हूँ, आप y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक वेरिएबल होगा जिसकी पावर 2 रेस होगी, उसके साथ में कोई एक नंबर होगा प्लस, ठीक है, और ये वाला भी तो टर्म हो सकती है ना, सिर्फ x वाली टर्म हो सकती है जिसके साथ में कोफिशिएंट होगा, और एक सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है। इस तरीके से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें कौन सी टर्म को हम गायब नहीं कर सकते, ये वाले टर्म को। इसको गायब कर दो, इस वाले में कर दिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको गायब कर दो, इस वाले में कर दिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी वो क्वाड्रिक रहेगी। यानी यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ऐसे इस वाले में अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, इसमें सब में देखो अगर मैं इसको गायब कर दूं नहीं फर्क पड़ा कांस्टेंट वाले टर्म्स को, ठीक है, इसको गायब कर दूं नहीं फर्क पड़ा, इसको गायब कर दूं नहीं फर्क पड़ा, फिर भी वो क्यूबिक ही रहेगी। यानी कि एक x क्यूब वाली टर्म होगी जिसके साथ कोफिशिएंट होगा, वो उसका होना बहुत जरूरी है, प्लस bx स्क्वायर, ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, प्लस cx प्लस d। इस वाले केसेस में जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन की, इसमें किस टर्म का होना बहुत जरूरी है, इस वाले टर्म का। इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 ना होने का मतलब ये होता है कि आप ये वाली टर्म इसमें, ये वाली टर्म इसमें, ये वाली टर्म इसमें गायब नहीं कर सकते। यही बता रही हैं, क्योंकि ये लीडिंग टर्म है ना, यही बता रही है। अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये क्या बन गया, आपको क्या लगता है क्या बन गई होगी, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। या फिर क्वाड्रिक का एक लीडिंग टर्म छुपा दूंगा तो वो लीनियर बन जाएगी, लीनियर को छुपा दूंगा तो वो कांस्टेंट बन जाएगी। तो पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे नाम दे दिए गए लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, ठीक है। उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होती हैं। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर ये सारे के सारे क्या पॉलिनोमियल हैं? इसको आंसर देने से पहले एक चीज समझो कि मान लो कोई भी नंबर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस z, कुछ भी, अगर मैं ब्रैकेट लगा के इस पूरे की रेस कर दूं पावर 0, यानी x प्लस वाई प्लस z होल रेस टू द पावर 0, ठीक है, तो इस पूरे को अगर मैं 0 पावर रेस कर दूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है। एक और तरीके से समझो, कुछ भी लिखा हुआ हो इस ब्रैकेट के अंदर, कुछ भी दुनिया की इक्वेशन, दुनिया का नंबर लिखा हुआ हो, अगर मैंने उसकी पावर 0 रेस कर दी तो जो उसका आंसर आता है वो 1 आता है। बस इस कुछ में 0 मत लिखना, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। मैथ में कुछ चीजें हैं जो मैथमेटिशियन के लिए भी नाइटमेयर है, उसमें से ये एक चीज हो सकती है, या फिर डिवाइडेड बाय 0 हो सकता है, वो भी अनडिफाइंड होता है। हम किसी भी नंबर की, किसी भी इक्वेशन की, कुछ भी लिखा हुआ हो मैथ में, अगर उसकी पावर 0 रेस कर देंगे तो सब हटके 1 आ जाएगा, सिवाय 0 के। सिर्फ 0 की पावर 0 रेस नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आया, क्या ये पॉलिनोमियल है? भाई इस चीज से इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1, और हमें पता है किसी की भी पावर रेस कर दे तो वो 1 होगी। तो 5 × x की पावर अगर मैं 0 रेस कर दूं तो ये तो 5 ही बन जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 जब रखूंगा 5 बन जा 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4x की पावर 0, 3x की पावर 0। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 क्या निगेटिव है? नहीं। पॉइंट वाली नहीं होना चाहिए, क्या पॉइंट वाली है? 0 नहीं। और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्या फ्रैक्शन में है? नहीं। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई कर गया। लेकिन भाई इन सब की डिग्री 1, 2, 3 थी, तो इसकी डिग्री क्या है? तो इन सब की डिग्री क्या है भाई? 0 तो होगी। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनकी डिग्री 0 होती है।
इनको कहते क्या है, इनको लीनियर कह दिया, इनको क्वाड्रिक कह दिया, इनको क्यूबिक कह दिया। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ये। कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं सब सोच लो दिमाग में। ठीक है, सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अब एक चीज और, इसके ऊपर क्या आता है, 0। तो क्या 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है, 0 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 0 पॉलिनोमियल है। तो 0 कौन सा पॉलिनोमियल है, 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसी में आ गया 0 पॉलिनोमियल है। लेकिन उसमें एक चीज अलग होती है, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये इनफाइनाइट तक चलेंगे, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सबकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन सिर्फ इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं होती है, बल्कि इसकी अनडिफाइंड डिग्री होती है। अगर समझ में नहीं आया फिर से देखो कि लीनियर होते हैं जिनकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल आते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है। सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, सिवाय 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, उसकी डिग्री अनडिफाइंड है। अब किसी बहुत सारी भीड़ में कोई एक चीज अलग निकल जाए तो उसको स्पेशल नाम तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए 0 बिल्कुल अलग निकल गया, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कहते ही हैं, वो तो है ही है। ठीक है, आप कोई भीड़ में से एक इंसान अलग निकल जाएगा तो उसको इंसान तो कहोगे, लेकिन महापुरुष कह सकते हो आप। तो ऐसा ही ये वाला सीन है कि इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कहेंगे, बल्कि इसका दूसरा नाम रख दिया गया 0 पॉलिनोमियल। क्यों स्पेशल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सारे केसेस हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। तो पूरे को अगर समराइज करें तो सिंपली पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे बढ़ जाते हैं, लीनियर हो जाते हैं, क्वाड्रिक हो जाते हैं, क्यूबिक हो जाते हैं, ऐसे ही डिग्री विद 4, डिग्री विद 5 हो जाएंगे। और कुछ होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है। सिर्फ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, वो होता है 0, उसको 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो 0 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और 0 पॉलिनोमियल भी है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है। तो ये डिग्री के बेसिस पे हो गए। एक चीज और सुन लो कि पॉलिनोमियल्स को आप जब पढ़ोगे आगे जाके चैप्टरों में, तो इनका आप डिवीजन करोगे आपस में, जैसे 2 into 2 करते हो आप, या फिर 2 + 2 + 3 करते हो, इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स को आप एक दूसरे से डिवाइड करने लगोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हम क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने वेरिएबल यूज किए थे, ऐसे इसके लिए एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं। इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, A B C D E F G, जो भी चाहो। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में यूज किया जाता है वो P से स्टार्ट किया जाता है कि इस पॉलिनोमियल को P कह दो, और ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल लिख दो जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में यूज हुए हैं। तो ये क्या हो गया, P Y Z। ठीक है, P X Y Z। या फिर इस पॉलिनोमियल को अगर नाम देना है तो P दे दो, Q दे दो। ठीक है, तो Q दे देते हैं, Q नाम दे दिया इस पॉलिनोमियल को, और ये एक Q of X है इस तरीके से, यानी इसमें X वेरिएबल यूज हुआ है। तो अब जब भी मैं कहूंगा कि P of X को डिवाइड कर दो Q of X, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि P of X कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल X यूज हुआ है, Q of X एक पॉलिनोमियल है जिसमें X वेरिएबल यूज हुआ है। उन दोनों पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, या फिर प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को नाम भी दे सकते हैं। ओके, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमने पॉलिनोमियल पढ़े, तो पॉलिनोमियल पढ़े ही क्यों, रियल लाइफ में क्या ही उसका यूज केस है। दूसरा केस कि पॉलिनोमियल में हमने डिग्री पढ़ ली, डिग्री 1, 2, 3, उनके अलग अलग नाम पढ़ लिए, तो क्यों डिवाइड किया उनको, ऐसा क्या उनमें खास बात है। तो पहली बात, पॉलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं, आपके रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है या फिर कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको वेरिएबल की शक्ल दोगे, और एक मोस्ट प्रोबेबली हर प्रॉब्लम को आप एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, या क्वाड्रिक या क्यूबिक, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करोगे और उसमें से उस वेरिएबल को फाइंड आउट करोगे, आपका वही आंसर है। जैसे यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल समझो कि मान लो आपने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है, आपने मुझे 100 रुपए दिए, उसमें आपने मुझे 100 रुपए दिए और उसमें मैंने कुछ रुपए मिला दिए, मेरे पैसे जो हैं वो X हैं, हम दोनों के पैसे मिला के 150 रुपए हो गए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने उसमें कुछ पैसे डाले, दोनों के पैसे 150 रुपए हो गए। प्रॉब्लम ये है, बताओ मेरे पैसे क्या हैं। वैसे तो सिंपल सी इक्वेशन है, आप यूं ही बता सकते हो कि 50 रुपए होंगे मेरे, लेकिन हमने क्या करा, जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आई हमने उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया। उस पॉलिनोमियल में जो हमें नहीं पता था उसको एज अ वेरिएबल मान लिया, और फिर हम उस वेरिएबल को अब फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो x + 100 = 150। मेरे वाले पैसे जो मैंने डाले थे वो कहाँ हैं, वो यहाँ हैं, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वही मेरा आंसर है, वही मैंने पैसे दिए हैं। तो इसको क्यों ना एक तरफ रोक लिया जाए। तो हाँ, यही रूल होता है, जो भी वेरिएबल होता है इक्वेशन के एक हैंड साइड में रोक लो, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं, सबको एक साइड भेज दो। तो मैंने x को यहीं पे रोक लिया, 100 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 - के
100, तो x हो जाएगा 50। अब एक चीज और, ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 50 रख दूंगा यहाँ पे, तो 50 प्लस के 100 150 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इस तरीके से समझ लो, तराजू होता है उसका, ये दो पलड़े हैं जो भी होते हैं वो दोनों बराबर हैं इस टाइम पे, तभी इक्वेशन इक्वेट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया x की जगह पे अगर मैं 50 लिखूंगा तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी बात, क्या कोई और नंबर है जो यहाँ पे मैं लिख दूं, चाहे वो माइनस का ही क्यों ना हो, ठीक है, जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे? दुनिया में कोई और नंबर है ही नहीं जो इस इक्वेशन के लिए 50 के अलावा सेटिस्फाई कर दे, सिर्फ एक ही है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी? ये लीनियर इक्वेशन थी। ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल की शक्ल देते हैं, फिर उसमें से वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। हम डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं ये देखते हैं। ये डिग्री 1 वाले तो ये डिग्री 2 वाला है और ये डिग्री 3 वाला है। अब एक एक करके देखो। तो हमने इसमें आंसर जब निकाला तो मैक्सिमम आंसर कितना आया? 1 आया। अब इसमें देखो, वो कह रहा है x का स्क्वायर करो और 25 आ जाए, यानी कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसका मैं स्क्वायर करूं और 25 आंसर आ जाए। भाई समझ में आ गया होगा सबके कि 5 × 5 करूंगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सिंपली, या फिर ऐसे कर लोगे आपके x = क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट 25, तो x क्या हो गया कि 5 हो गया। एक्चुअल में ये 5 नहीं होता है, जब अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस का 5 होता है। क्या मीनिंग? x की जगह पे अगर आप 5 रख दोगे, मैंने 5 रखा, 5 का स्क्वायर करोगे क्या 25 के बराबर होगा? हाँ, 25 के बराबर हो गया, यानी x की वैल्यू 5 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इधर 5 रख दोगे तो इक्वेशन बराबर हो गई, मतलब x का आंसर 5 हो सकता है। क्या दुनिया का कोई और ऐसा आंसर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? हाँ, एक और आंसर है। क्या? अगर मैं माइनस का 5 रख दूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो क्या वो 25 के बराबर होगा? इस इक्वेशन में मैंने x की जगह पे माइनस का 5 रखा है, तो 5 5 × 25 माइनस माइनस प्लस इस इक्वल्स टू प्लस, यानी x की वैल्यू 5 पे भी और x की वैल्यू -5 पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आप इन दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा। पहले इसको देख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली आप पढ़ोगे ही नहीं, 12th क्लास में जाके पढ़ोगे या उससे आगे जाके पढ़ोगे, तो अभी सिर्फ समझ लो ऐसे ही कि ये एक इक्वेशन है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप x की जगह पे 1 रखोगे। अगर सिंपली जल्दी बता देता हूँ, x का क्यूब करो, 1 का क्यूब करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 6 रह जाएगा, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 12 हो गया, ये प्लस का 11 पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आप कॉपी पे चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 2 के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू 3 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। क्या मीनिंग? इस वाली इक्वेशन का आंसर आया 50, जो इसके लिए ठीक है, इसी का आंसर है। इस वाली इक्वेशन के लिए आंसर आया 5 माइनस का 5, जो दोनों के दोनों इसके आंसर हैं। इस वाली इक्वेशन के लिए आंसर आया 1 2 3, जो तीनों के तीनों इसके आंसर हैं। अब समझ में आ रहा होगा, वैसे मैंने डिग्री जो ऊपर निकली है उससे, जो मैंने डिग्री ऊपर लिखी है उससे इन आंसरों का क्या रिलेशनशिप है। तो हाँ, जो डिग्री होती है इक्वेशन की, ठीक है, उतने ही मैक्सिमम आंसर आ सकते हैं। मैक्सिमम, ज्यादा में ज्यादा किसी भी वेरिएबल के कितने आंसर हो सकते हैं? जितनी पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने आंसर होते हैं? 1। ये कौन से हैं? क्वाड्रिक। क्वाड्रिक की डिग्री क्या होती है? 2। तो इसके आंसर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम शायद एक आंसर आए या फिर एक भी ना आए, एक आए, इसका तो एग्जैक्टली 1 आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही जिसकी डिग्री 3 होती है उस इक्वेशन के 3 आंसर आते हैं, जिसकी डिग्री 4 होगी उसके जो मैक्सिमम होंगे वो 4 आंसर आएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा इसका 1 आंसर आ सकता है, बल्कि इसका तो कम से कम भी 1 ही होगा, इसका एग्जैक्टली 1 आंसर होता है अगर कांस्टेंट फंक्शन है वो, ठीक है। अलग लेवल की बातें हैं वो, छोड़ो उसको। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसके मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आंसर आ सकते हैं। जिसकी डिग्री, इसीलिए मैंने इतनी लंबी लिखी है, मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर में जाके, क्वाड्रिक में ही समझ में आ जाएगा। जो इसके आंसर आते हैं वो जरूरी नहीं है बिल्कुल अलग अलग आ जाएं। ये बहुत मुश्किल से इक्वेशन मिली है जिनके अलग अलग आंसर हैं, वरना किसी में ऐसा होता है कि 2 सेम है, तीसरा अलग है, या फिर सारे तीनों के तीनों सेम ही आंसर आ रहे हैं, 1 1 1 आंसर आ गया, वैसे लिखता तो आप कंफ्यूज होते। इस पूरी चीज का निचोड़ क्या है? इस पूरी चीज का निचोड़ ये है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उनके आंसर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1। क्यों? क्योंकि उसका
डिग्री 1 होती है, यानी लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, इसलिए उसका जो आंसर हो सकते हैं वो 1 ही हो सकते हैं। जिसकी डिग्री 2 हो सकती है उसके मैक्सिमम आंसर 2 हो सकते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसके मैक्सिमम आंसर 3 हो सकते हैं, जिसकी डिग्री 4 होगी उसके मैक्सिमम आंसर 4 होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैक्सिमम आंसर, कम से कम शायद उसके आंसर 2 आए या फिर एक ही बार रिपीट हो, वो चीज अलग है, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग फंक्शंस पे। फंक्शंस मतलब ये इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। तो एक और भी तो होती है, डिग्री 0 वाले भी तो होते हैं, डिग्री 0 वाले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने आंसर होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 आंसर होगा। क्यों 0 आंसर होगा? मान लो 5 है ये, अब इसमें वेरिएबल क्या है? कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आंसर किसके आते हैं? वेरिएबल्स के आते हैं, तो इसीलिए उसका कोई आंसर होगा ही नहीं। पता नहीं आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा, आज जो मैं बताने वाला हूं अगर ये समझ में नहीं भी आए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, ठीक है, पहली बात तो इसका वेरिएबल का एक आंसर आएगा। अगर लीनियर इक्वेशन तो ये भी है, ठीक है, तो क्या इसका भी एक आंसर आएगा? दो चीजें मिक्स हो गई। हमने अभी पढ़ा था पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल है अगर, तो 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 2 इक्वेशन नहीं है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, एक्स के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, वाई के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया ना कि लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आंसर आ सकता है, लेकिन ये तो कह रहा है इनफाइनाइट आंसर आ गया। उसका ऐसा सीन है कि ये वेरिएबल ज्यादा हो गए। अगर 2 वेरिएबल हैं और मैं एक इक्वेशन और लिख दूं, ठीक है, एक इक्वेशन और लिख दूं, तब इन दोनों इक्वेशनों को मिला के एक्स का एक आंसर आएगा और एक वाई का आंसर आएगा। मतलब जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने मैक्सिमम हर वेरिएबल के आंसर आएंगे। अगर मान लो कोई ये ऐसे करके लिखा हुआ है कि 9x² + 5y², तो जब इसके आंसर आएंगे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि x के 2 आंसर आ जाएं, ठीक है, और y के 2 आंसर आ जाएं अलग अलग। वो भी तब आएंगे क्योंकि हमने 2 वेरिएबल यूज कर लिए हैं, तो एक इक्वेशन और यूज करनी पड़ेगी। अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस लिए चाहिए? 2 वेरिएबल की वजह से 2 इक्वेशन चाहिए। और आंसर हर वेरिएबल का कौन बताएगा? ये इसकी पावर बताएगी, यानी कि जितनी डिग्री होती है उतने हर वेरिएबल के मैक्सिमम आंसर होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं उतने हमें इक्वेशनें चाहिए होती है। तो ये पूरा होता है पॉलिनोमियल का खेल। ओके, तो हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सिंपली अभी हमने अभी टॉपिक देखा था वो ये था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि उसके वेरिएबल के मैक्सिमम कितने आंसर आएंगे। तो पॉलिनोमियल्स की, इस वाले पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ये लीनियर है। इसका मतलब ये है कि x का एग्जैक्टली 1 आंसर आने वाला है, ठीक है, एग्जैक्टली 1, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल है, लीनियर है, इसको सॉल्व करो और इस तरीके से सॉल्व करो कि x की वैल्यू जो भी रखूं, उस x की वैल्यू रखने के बाद ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, यानी ये इधर वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो जो अब x का आंसर आएगा वो कोई नॉर्मल आंसर नहीं होगा। वैसे तो तुम नॉर्मल आंसर निकालते हो कि एक आंसर आएगा वो नॉर्मल है, दूसरी इक्वेशन का एक आंसर है वो नॉर्मल है। इस इक्वेशन का एक ऐसा आंसर निकाल रहे हो, यानी x की एक ऐसी वैल्यू निकाल रहे हो जिसके लिए पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x + 5 ये 0 हो जाना चाहिए। तो x = कितना हो गया? -5। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर x की जगह पे -5 रखूंगा, मैं यहाँ रख रहा हूँ -5 x की जगह पे, प्लस और प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो गया। यानी कि x का वो आंसर जिसके लिए पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये कोई नॉर्मल आंसर नहीं है, इसीलिए इसके 2 नाम भी दे दिए गए। क्या नाम दे दिए गए? एक तो इसको कह दिया गया ये रूट है। वैसे नॉर्मली आप सॉल्यूशन कहते हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के आंसर बताओ या फिर सॉल्यूशन बताओ। रूट क्या होते हैं? उसके जीरोज होते हैं, है वो भी आंसर, रूट भी आंसर होता है लेकिन स्पेशल आंसर होता है। वो क्या करता है कि x की जगह पे अगर उसका आंसर रखोगे तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। दूसरी बात, उसको सिंबल से डिनोट कर दिया जाता है, इसको कर दिया जाता है अल्फा, अगर 2 हैं तो अल्फा बीटा या फिर अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से। क्या मीनिंग? लीनियर इक्वेशन के कितने आंसर आने वाले हैं? 1, तो इसका स्पेशल आंसर भी कितना आएगा? 1। स्पेशल आंसर क्या होता है? रूट, यानी कि 0। तो लीनियर इक्वेशन के कितने 0 हो सकते हैं? 1, तो उसको क्या कहेंगे? अल्फा या फिर रूट। सिंपली सॉल्व कैसे करना है? पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखें। अब एक चीज आप देखो, ये 5x + 3 या फिर 6x + 7 या फिर 2x + 4, ये 4 लीनियर इक्वेशन है, इनके जीरोस निकालने हैं आप सबको। तो इसको निकालोगे, जब सॉल्व करोगे तो x को यहीं रोक लोगे, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। ऐसे ही 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा।
4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये इस x का जीरोज है, ये x का जीरोज है, ये x का जीरोज है। अब एक चीज इसमें कॉमन देखते होगे, ये वाली टर्म जो होती है उधर जाके माइनस हो जाती है और ये वाली टर्म अपॉन में आ जाती है। अब एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, ये थी ax प्लस b। तो अगर मैं इसके जीरोज निकालूंगा, इसके नॉर्मल आंसर निकाल लो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अभी हम जीरोज की बात कर रहे हैं, स्पेशल आंसर निकालूं तो वो आंसर क्या होगा, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस की हो जानी है, ठीक है, और ये वाली इसके अपॉन में आ जानी है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इस लीनियर इक्वेशन का स्पेशल आंसर है, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसको रूट कह दो, तो इस लीनियर इक्वेशन का रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए डायरेक्ट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, या फिर इसको अल्फा कह दो। तो अल्फा क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, माइनस का बी अपॉन ए। ऐसे ही हम आगे वाली इक्वेशन देखते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं, 2। तो स्पेशल वाले आंसर भी 2 ही होंगे, हैं तो वो भी आंसर ही ना, वो सिर्फ पूरी इक्वेशन को 0 बना देते हैं, इसलिए उनको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसके रूट कितने होंगे, 2। तो क्या क्या नाम रख सकते हो, एक का नाम रख दो अल्फा और दूसरे का नाम रख दो बीटा। सिंपली या तो दोनों रूट कह दो या फिर अल्फा और बीटा नाम रख दो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन क्योंकि बुक में स्टैंडर्ड अब ये यूज हो गया है तो आप यही यूज करो, ठीक है। तो वो कह रहा है इनमें एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर अल्फा और बीटा जो भी आपने आंसर निकाल लिए, अगर उन 2 आंसरों को प्लस करोगे तो इसी इक्वेशन में से अगर b अपॉन ए करोगे और b पे माइनस का साइन लगा दोगे तो दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही सेम जो आंसर आपने निकाले हैं, आंसर स्पेशल वाले, ठीक है, रूट या फिर जीरोज, जो जीरोज आपने निकाले हैं अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो c अपॉन ए होंगे। सबसे पहली बात, ये b क्या है, ये b है x के साथ जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। c क्या है, जो पूरा कांस्टेंट है। a क्या है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हो, b की जगह पे ये लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x, a की जगह पे लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c की जगह पे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से। तो क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं, इसीलिए 2 उसके स्पेशल आंसर होंगे। स्पेशल आंसर को रूट कह दो या फिर तुम उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह दो। तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा करोगे माइनस बी अपॉन ए होगा, अल्फा बीटा करोगे सी अपॉन ए होगा। इसको ज्यादा डिटेल में क्वाड्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन पहली बात तो बताया था मैंने, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ने वाले तो हो नहीं आप, आपके सिलेबस में तो है नहीं 12th तक। तो सिंपली समझ लो कि क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 आंसर आने वाले हैं, तो स्पेशल आंसर भी 3 होंगे, जीरोज भी इसके 3 होंगे। तो वो कौन कौन से जीरोज होंगे, कोई भी हो सकते हैं, तुम नाम रख दो, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। सिंपल वही रिलेशनशिप होता है कि जब आंसर निकाल लो, यानी स्पेशल आंसर निकाल लो, रूट निकाल लो या फिर जीरोज निकाल लो, तो जीरोज को अगर सबको प्लस करोगे तो वो कितना होगा, वही माइनस बी अपॉन ए। अगर सारे रूट को प्लस करोगे तो वो माइनस बी अपॉन ए होगा। और ऐसे ही कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को अगर आप प्लस करोगे ये सी अपॉन ए होगा, ठीक है। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा करोगे तो ये माइनस का डी अपॉन ए हो जाएगा। कहानी है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल के वो आंसर जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरोज बना दें। इसका मतलब लीनियर का एक आंसर होगा, उसको अल्फा कह दिया, स्पेशल वाला आंसर, और क्वाड्रिक के 2 आंसर होंगे, उनको अल्फा बीटा कह दिया, क्यूबिक के 3 आंसर होंगे, उनको अल्फा बीटा गामा कह दिया। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो माइनस बी अपॉन ए कर लो, सी अपॉन ए कर लो, माइनस डी अपॉन ए कर लो। इसमें भी ए क्या है, कोएफिशिएंट विद एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट जो है वो बी है, तो ये एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है। ऐसे ही सी क्या है, ये एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट है, और डी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ए तो है ही एक्स क्यूब के साथ वाला कोएफिशिएंट। तो सिंपली रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के आंसर होते हैं, लेकिन स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरोज बना देते हैं। ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जब आप निकालते हो उसको एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हो, वो होता है ग्राफ मेथड। तो सिंपली आपने मान लो लीनियर इक्वेशन लिखी, x + 5 कुछ भी लिख लो, या x + 5 लिखी। आपको अगर इसके आंसर निकालने हैं, वो भी स्पेशल वाले, यानी रूट या फिर जीरोज निकालने हैं, तो क्या करते थे, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखते थे, x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। x की वैल्यू आई यहाँ से -5, तो x की वैल्यू कब, जब हमने पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखा है, तो जो x की वैल्यू होती है एक्चुअल में वही रूट होता है, वही आंसर होता है। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x + 5। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, सिंपली मुझे लाइन को पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा, और हर पॉइंट के 2 एड्रेस होते हैं, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। अब यहां से अगर मैं रैंडमली x की वैल्यू रखने लगूंगा तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। इस तरीके से पेयर बन जाएंगे, हर पॉइंट के सारे पॉइंटों को रखूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वो एक इक्वेशन ड्रॉ हो गई है सिंपली। लेकिन इस इक्वेशन में तो y कहीं है ही नहीं, तो y का एड्रेस कैसे आएगा।
एक्स एक्सिस वाला एड्रेस तो मिल जाएगा, वाई एक्सिस वाला एड्रेस कैसे यहाँ पे मिलेगा? तो सिंपली क्या करो, पूरी इक्वेशन को y के बराबर कर दो, पुट कर दो, और फिर इसके पेयर फाइंड आउट करो। मान लो तुमने पेयर फाइंड आउट किए और इस तरीके से ये पॉइंट आ गए, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आ गया और आपने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ग्राफ पे, ये तरीका हो गया। तो इससे जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे? एक चीज देखो, आपने पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखा था, तब जाके जो x की वैल्यू थी वो उसके रूट थे, वो उसका जीरोस था। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 0 के बराबर पुट कर दूं, यानी y इज इक्वल्स टू जब 0 होगा तो जो x की वैल्यू होगी एक्चुअल में वही रूट होगा। नहीं आया समझ में आपके? तो सिंपली समझो, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखूंगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो उसका रूट है। पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखूंगा मतलब y जब 0 होगा, तो जब y 0 है वहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो वही उसका रूट है। ये ग्राफ से आप लिख सकते हो। तो y की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया? ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस 0 का मतलब ये हो गया कि ना तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, एग्जैक्टली यहीं रहेगा। पूरे के पूरे x एक्सिस पे y 0 रहता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो x कुछ दूरी है लेकिन y की कोई भी दूरी नहीं है। यहाँ पे भी y 0, यहाँ पे भी y 0, यहाँ पे भी y 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? y जहाँ पे 0 है वहां पे x की वैल्यू क्या है? y तो हर जगह 0 है लेकिन यहाँ पे हर जगह x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है ना। तो y यहाँ पे 0 है क्या? हाँ, यहाँ पे जो y है वो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? x एक्सिस पे है तो फाइंड आउट कर लो। मान लो 1 2 3 4 या फिर 5 है इस तरीके से, तो यहाँ पे 5 आई x की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ 0 है और x की वैल्यू 5 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया 5 इसका रूट है, 5 इसका आंसर है। यहाँ से वैसे फाइंड आउट करने का मेरा मकसद नहीं था, सिंपली ये समझो, लाइन जब ड्रॉ हुई तो जो x एक्सिस पे कट आउट करेगी, जहां पे, तो x एक्सिस पे जब कट आउट करेगी तो वहां पे y 0 होगा हमेशा। यहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट करे, हर जगह y 0 होगा। जहां जहां y 0 है वहां पे x की वैल्यू उसका रूट देगी। अब आपने जब लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करोगे ना, लीनियर इक्वेशन को, तो हमेशा वो लाइन बनाएगा। लाइन चाहे ऐसे बनाए, ऐसे बना दे या ऐसे बना दे। और आपको पता है लाइन चलती है इस तरीके से कि एक एंड उसका दूसरे साइड जाएगा, एक एंड उसका दूसरे साइड जाएगा। तो आप ये बताओ, जब ये लाइन ऐसे चल रही है और ऐसे चल रही है तो यहाँ पे कट आउट हो गई, क्या ये कभी वापस आएगी इस लाइन पे टकराने के लिए? नहीं। क्या इसका ये वाला एंड कभी वापस आएगा इस लाइन पे टकराने के लिए? नहीं। दोनों एंड आने वाले हैं ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक बार टकराएं, उसके बाद ये नहीं टकराएंगे। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन बनाती है, इसीलिए उसका नाम लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि वो लाइन बनाती है, ग्राफ पे लाइन बनाती है और लाइन हमेशा सिर्फ एक बार टकराएगी एक्स एक्सिस पे, इसीलिए लीनियर इक्वेशन के एक आंसर होते हैं। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो सिंपली या तो इस तरीके से या इस तरीके से शेप बन के आएगा। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से प्लॉट हो जाए। जब इस तरीके से प्लॉट होगा तो इसका ये वाला एंड तो जा रहा है और ये वाला एंड जा रहा है, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। जितने बार टकरा सकते थे एक्स एक्सिस पे उतने बार टकरा गए। तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टकराए हैं? 2 बार। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो जहां जहां y 0 हो, जहां जहां y 0 हो वहां वहां के x की वैल्यू उसका जीरोज है। यानी यहाँ भी 0 है y, यहाँ पे भी 0 है y, तो यहाँ पे x की वैल्यू उसका आंसर हो गया रूट और यहाँ पे x की वैल्यू उसका आंसर हो गया रूट। यानी कि ग्राफ जब भी आप प्लॉट करोगे, जहां जहां वो y एक्सिस पे टकरा रहा है वहां वहां उसके जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप प्लॉट करोगे तो हो सकता है ऐसे प्लॉट हो, या हो सकता है सिंपली ऐसे प्लॉट हो, या हो सकता है ऐसे प्लॉट हो। इन 3 केसेस में क्या अलग अलग दिख रहा है? ये 2 बार टकरा रहा है, ये 1 बार टकरा रहा है, ये एक भी बार नहीं टकरा रहा है। याद करो, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 आंसर होते हैं, मैक्सिमम 2 आंसर। 3 आंसर हो ही नहीं सकते, मिनिमम 1 भी हो सकता है। यहाँ पे 1 बार टकरा रहा है सिर्फ, या 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली इसे समझने की कोशिश करो कि कोई भी ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये है, ठीक है, ये फिर चला गया और ये फिर ऐसे करके चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा, ये वाली लाइन है। तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं? यहाँ, 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 5 बार टकरा रहे हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन के, जो भी इक्वेशन होगी, हमें नहीं पता क्या इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने जीरोज होने वाले हैं? 5 जीरोज होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, मैंने यहाँ से कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो पूरी इस चैप्टर की थ्योरी में यही सब कुछ था।